सो हाय गाइस, आई एम अरविंद भार्गव फ्रॉम दी सुपर गाइड्स। बच्चों, आज आप सबका एग्जाम हो गया होगा और आई होप आप सब लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, जैसे रिव्यूज मेरे पास आए हैं उन सब के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आज का पेपर जैसा गया होगा आप लोगों का, उससे आप सब लोग बहुत खुश होने वाले होंगे। ठीक है, तो आज अपना डिस्कशन इसी पर है कंप्लीट कि अपने आईपीएम और अपने डीयूजेड पर जो अपने पेपर का एनालिसिस है अपन उसी को करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस, आप लोगों की लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर और 4, 5, 6 मंथ्स जो भी आपकी प्रिपरेशन थी, आज आपके लिए वो सबसे बड़ा दिन था जिसके लिए आपने इतनी प्रिपरेशन की हुई थी। ठीक है, और फाइनली पेपर हुआ, अच्छा पेपर हुआ है। ठीक है, सो आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। अपन पेपर का एनालिसिस करते हैं, लेकिन बच्चों कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एनालिसिस से पहले सोचना चाहिए। क्या? क्योंकि इस एग्जाम के जो रिव्यू अभी तक आए हैं उनको देखकर अपन एनालिसिस कर रहे हैं। मींस बहुत परफेक्ट सारी चीजें अभी अपन नहीं मान सकते कट ऑफ और उन सारी चीजों को लेकर, बट अपन पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन आईपीएम का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर डीयूजेड का भी जितनी इंफॉर्मेशन अपने पास है उसको लेकर। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आईपीएम के लिए। फर्स्ट कि क्या क्या ऐसी बड़ी चीजें हुई जो आपको समझना चाहिए, यहाँ क्या क्या हाईलाइट्स हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्सिमम टॉपिक्स अक्रॉस ऑल दी सेक्शंस। ठीक है, ऑल 3 सेक्शंस, मैथमेटिक्स शॉर्ट आंसर, मैथमेटिक्स एमसीक्यू एंड वर्बल एबिलिटी, तीनों सेक्शंस के अंदर मैक्सिमम एरियाज को कवर किया है। मतलब पेपर बहुत बैलेंस सा पेपर था, जिसको आप ये नहीं बोल सकते कि किसी पर्टिकुलर पार्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया हो या कुछ चीजें छोड़ दी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब पूरा पेपर सारी चीजों पर इक्वली स्प्रेड था। ये सबसे अच्छी बात थी जो एक एग्जाम के अंदर होना चाहिए। और जैसा आईपीएम का हमेशा से रहा है कि वो एक अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है जो सारी चीजें मेंटेन करता है, एवरी ईयर करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जनरली आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, बट हर साल उतनी सारी चीजें मेंटेन करके चलना बाकी सब एग्जाम के लिए उतना पॉसिबल नहीं होता। बट आईपीएम आपके लिए ये सब करता है, ये बहुत अच्छी बात है। वो उसने इस साल कोविड जैसी कंडीशन में भी उसने ये सारी चीजें मेंटेन की हैं बहुत अच्छे से, तो ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट कि अक्रॉस ऑल सेक्शंस उसने सारी चीजों को कवर किया है, ये सबसे अच्छी बात थी। सेकंड पॉइंट, यू गॉट मोर टाइम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। बच्चों, जैसा आप सबने देखा कि प्रीवियस ईयर तक जो इसका पैटर्न होता था वो अलग होता था, इस साल इसका पैटर्न अलग है। आप सबको मालूम है कि क्वेश्चंस कम हुए बट टाइम थोड़ा सा कम हुआ, क्वेश्चंस ज्यादा कम हो गए। ठीक है, क्वेश्चंस आई थिंक अप्रोक्स 50% कम हो गए और टाइम ऑलमोस्ट 25% के आसपास कुछ कम हुआ है। मतलब टाइम ज्यादा था, क्वेश्चंस कम थे, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा टाइम मिला है पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और इसका फायदा बच्चों को हुआ है। ठीक है, सो टाइम ज्यादा था आपके पास, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया है, ये सबसे अच्छी बात थी इस बार आईपीएम वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। ठीक है, जनरली आईपीएम में लोगों की कंप्लेंट होती थी कि यार जो लोग नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, बट इस साल वो वाली चीज थोड़ी सी कम रही है। ठीक है, पेपर उन लोगों ने भी ज्यादा सॉल्व कर पाए, वो लोग जिन लोगों के लिए नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले जो लोग थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट अटेम्प्ट मोर देन 70% ऑफ द पेपर। जैसे बच्चों की रिव्यू आए हैं वैसे सब लोगों ने ये बताया सर बहुत सारा पेपर अटेम्प्ट किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, आप लोगों ने में से भी सारे लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो एक ये जनरल रिव्यू था जो मैंने आपको बताया, सारे हाईलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने आपको दिख रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप मैथमेटिक्स के अंदर 10 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, एमसीक्यू 20 क्वेश्चन 30 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स। ठीक है, ये आपका पैटर्न था जो आप लोगों के सामने था। बट इसमें अगर तीनों सेक्शंस को लेकर देखें तो नीचे मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो पूरा सेक्शन था वो एमसीक्यू के कंपैरिजन में ज्यादा इजी था। ठीक है, बट हर साल ऐसा नहीं होता था, हर साल शॉर्ट आंसर वाला जो पार्ट होता था वो डिफिकल्ट होता था। इस बार वो वाला सेक्शन सिंपल है एमसीक्यू के कंपैरिजन में, और एमसीक्यू डिफिकल्ट था थोड़ा सा। ठीक है, जो आपको भी फील हुआ होगा। सेकंड, वर्बल एबिलिटी जैसा एक्सपेक्टेड होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वैसा ही था, सारे जो भी एरियाज थे वहीं से सारे क्वेश्चंस आपके पास आए थे। ठीक है,
तो शॉर्ट आंसर ज्यादा डिफिकल्ट था एमसीक्यू वाले के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के अंदर, और वर्बल एबिलिटी एज एक्सपेक्टेड, जैसा अपन सबको मालूम होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, तो वही सब आया हुआ है। ठीक है, तो एक जनरल पॉइंट ये भी था। अब अपन सेक्शन वाइज देखते हैं कि शॉर्ट आंसर के अंदर क्या क्या था। अब बच्चों शॉर्ट आंसर के अंदर जो सारे टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो लॉगरिथम हो, डिटरमिनेंट्स हो, फंक्शंस हो, पीएनसी हो, प्रोबेबिलिटी हो, ज्योमेट्री का सर्कल वाला पार्ट हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, अरिथमेटिक हो, ठीक है, इन सारे एरियाज से आपके जो क्वेश्चंस थे वो कवर हुए थे। लेकिन सारे क्वेश्चन डुएबल थे, मतलब शॉर्ट आंसर वाला जो पार्ट था उसके पीछे एक बड़ा पार्ट ये भी था बच्चों, क्वेश्चंस 10 थे आपके पास और टाइम 30 मिनट्स था, मतलब पर क्वेश्चन आपके पास 3 मिनट्स के अराउंड थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है, तो वहां से टाइम सेव हो जाता है, जिसको अपन दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि ज्यादातर लोग शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन को ज्यादा सॉल्व कर पाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कम थे, टाइम ज्यादा था। ठीक है, तो ये बड़ा पार्ट था जिसकी वजह से सारे लोग शॉर्ट आंसर और टाइप वाले जो पूरा सेक्शन है उसको वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, और क्वेश्चन भी थोड़े से ऐसे थे जो डुएबल थे, जो लास्ट ईयर्स तक उतने नहीं होते थे। इस साल ज्यादा हुए हैं ऐसे क्वेश्चन कि जो सॉल्व करने लायक थे। ठीक है, तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल कि यार लोगों ने ज्यादा सॉल्व किया इस वाले सेक्शन को। ठीक है, अब बच्चों इसमें गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं? देखना, दो चीजें होती हैं, एक तो कट ऑफ होता है और दूसरा गुड अटेम्प्ट्स। कट ऑफ पर बहुत ज्यादा फोकस अभी मत होना। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया, कुछ एक बच्चों ने ही बताया कि उनका पेपर कैसा गया, उनके मार्क्स कितने थे, तो कट ऑफ पर मेरा जनरली फोकस ज्यादा नहीं होता। ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं बोलूं तो 6-7 क्वेश्चंस आपके गुड अटेम्प्ट्स होना चाहिए। ठीक है, 6-7-8 क्वेश्चंस के आसपास आपके गुड अटेम्प्ट्स होना चाहिए आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि पेपर ऐसा था जिसमें 7-8 क्वेश्चंस होना पॉसिबल था 30 मिनट्स के अंदर। तो ये पूरा आपका शॉर्ट आंसर टाइप वाला सेक्शन था मैथमेटिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू टाइप में ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा बहुत सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते थे। ठीक है, तो ये सेक्शन जनरली ऐसे के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट था। अब एक्चुअल में डिफिकल्ट था क्या? मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, बाकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और बच्चों एक बात और है कि आईपीएम का जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस के लिए ही जाना जाता है। मतलब जब भी कोई आईपीएम इंदौर का अगर नाम लेता है तो आईपीएम इंदौर की अगर कोई बात करता है, मतलब क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैथमेटिक्स के होने ही वाले हैं। कोई भी बच्चा आईपीएम इंदौर का पेपर इसीलिए नहीं लिखता कि पेपर सिंपल आता है। आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा ये वाली बात सुनते हुए। ठीक है, वो बात जरूर है कि हाँ पेपर डिफिकल्ट आता है, कट ऑफ थोड़े से कम हो जाते हैं, ये वाली बात हम सब जानते हैं, बट पेपर के क्वेश्चन सिंपल नहीं होते आईपीएम इंदौर में, ये सब लोग जानते हैं। तो ये पहले से उसने वैसा मेंटेन करके रखा है। वो एमसीक्यू वाले सेक्शन के अंदर भी दिखा कि यार क्वेश्चंस उतने सिंपल नहीं थे जितने ऐसे वाले में थे। ठीक है, तो एमसीक्यू वाला पार्ट थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड था। ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं? गुड अटेम्प्ट्स आपके पास एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चंस तो आपको करना चाहिए था। ठीक है, 13-14 प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसने भी किए हैं वो उसके गुड अटेम्प्ट्स थे। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन शायद 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों ने स्किप किए होंगे। ठीक है, और कुछ एक्यूरेसी भी आपकी मैटर करेगी। तो ये पूरा आपका एमसीक्यू टाइप का सेक्शन था। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही थी जैसे एक्चुअल में होती हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, पैराजम्बल्स हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो वर्ड यूसेस वाला पार्ट है वो भी था, जिसमें मल्टीपल ब्लैंक्स थे, 2-3 ब्लैंक्स गिवन थे। ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज का था, जो जनरली होता है वही था। ठीक है, और जनरली लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा अटेम्प्ट किया है। मतलब मैंने जनरली जिन लोगों से बात की उन लोगों ने 25 प्लस ही मुझको बोला है। और ऐसा आप सबको मालूम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपके साथ होता भी होगा। जब भी आपने मॉक्स लिखे होंगे तब इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत कम होते हैं। मैथमेटिक्स में ज्यादा होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कम होते हैं आईपीएम इंदौर के अंदर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसा उस पूरे सेक्शन का नेचर होता है, वहां क्वेश्चन छोड़ने का मन भी बहुत कम होता है और कुछ प्रॉपर रीजन नहीं होता है जिसके पीछे से क्वेश्चन छोड़ा जाए। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसा मैथ्स में क्लियर दिखता है, यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है या मुझे इसका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, तो कितनी बार क्लियर लगता है यार इसको स्किप करो और नेक्स्ट पर चलो। बट इंग्लिश लैंग्वेज का नेचर जैसा वैसा सेक्शन का नेचर होता है।
ठीक है, वहां क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत कम होते हैं, जैसे आपके साथ मॉक्स के अंदर भी होता होगा। ठीक है, तो जनरली 25 प्लस लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं बोलूं, अगर आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पर एक्यूरेसी की बात बहुत आती है, इंग्लिश लैंग्वेज में कभी कोई नहीं बोलता कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पूरी स्टोरी है वो डिपेंड होती है किस पर, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट तो हर कोई करता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट जो उसके होना चाहिए वो 25 के आसपास तो होना चाहिए। ठीक है, 23, 24 एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, और तो इसी के आसपास अगर आपके तीनों सेक्शंस में अगर अटेम्प्ट रहे तो ये बहुत अच्छे अटेम्प्ट थे। ठीक है बच्चों, फिर बोल रहा हूं बहुत एग्जैक्ट वैल्यू पर मत जाना। क्यों? क्योंकि अभी किसी को मालूम नहीं है कि जो टोटल जो स्टूडेंट्स थे उन सबकी स्टोरी क्या थी, और भी बहुत सारे फैक्टर जो अपन आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ का क्या होना है, डिस्टर्ब थोड़ा सा कट ऑफ होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे तीनों सेक्शन को लेकर जो अपन ने बात की। कट ऑफ जिसकी अपन अभी बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ को ना बोलकर मैं आपको गुड अटेम्प्ट्स या गुड मार्क्स, ये दोनों चीजें अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो अपन सेक्शन वाइज अगर मैं बोलूं तो ऐसे जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसके लिए 20 प्लस मार्क्स आपके पास होना चाहिए, ये गुड मार्क्स होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस थे, 40 मार्क्स का सेक्शन था, जिसमें 20 प्लस अगर आपका स्कोर है दैट इज गुड स्कोर। एमसीक्यू के लिए 50 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, 50 प्लस स्कोर दैट इज गुड स्कोर इन एमसीक्यू टाइप मैथमेटिक्स। ठीक है, वर्बल एबिलिटी के लिए तो 80 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए वर्बल एबिलिटी के लिए। ठीक है, तो बच्चों फिर से सारी स्टोरी किस पर आकर रुक गई, आपकी एक्यूरेसी पर। आपने अटेम्प्ट्स किए, बहुत अच्छी बात है, बट अटेम्प्ट्स के साथ आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करेगी। ठीक है, ओवरऑल स्कोर आपको मैंने लिखा है 60% से ज्यादा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, मतलब 150 प्लस अगर आपका स्कोर है, ठीक है, 150 प्लस अगर आपका स्कोर है दैट इज गुड स्कोर। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यार ये सारी चीजें अपन को कैसे करके आगे बढ़ाना है। अब बच्चों एक बात जो आप सबको सोचना चाहिए कि जो रिटन एग्जाम है उसका वेटेज 85% जैसा नोटिफिकेशन में अभी लेटेस्ट गिवन था। तो अगला जो आपका वीडियो असेसमेंट वाला पार्ट है उस पर आप सबको फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसका 15% वेटेज है आपके लिए। ठीक है, तो वो भी आपके सिलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। सो आई थिंक आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, अब आपको आज बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए और नेक्स्ट डे से फिर आपके वीडियो असेसमेंट वाले पार्ट पे लग जाना चाहिए। आपको बहुत सारे वीडियो खुद से रिकॉर्ड करके उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने कौन सी चीज सही बोली, कौन सी गलत, फिर उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो कुछ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वीडियो असेसमेंट वाले सेक्शन की। ठीक है, फिर जहां आपको लगता है कि हाँ यार अब परफेक्शन आ गया इस पे, वो इसके बाद आपको वीडियो शूट करके फिर आपको सेंड करना है, जैसे उन लोगों ने प्रोसेस बताई है आपको। ठीक है, सो गाइस आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, ये सारी चीजें जो अपन ने डिस्कस की। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, अब एग्जाम हो चुका है, आपको जस्ट रिलैक्स करना चाहिए और जो नेक्स्ट स्टेज है उस पर आपको सोचना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट का अगर मैं बोलूं तो आई थिंक एक वीक के अंदर आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ऑलरेडी एग्जाम लेट हो चुका है, तो जो एग्जाम कंडक्शन बॉडी है वो भी अब और लेट नहीं करेगी बिना किसी रीजन की। ठीक है, कोविड की वजह से आप सबको मालूम है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि लेट हो गए एग्जाम, तो अब एग्जाम कंडक्शन वाली जो बॉडी है वो अब और उसको लेट नहीं करेगी। विद इन अ वीक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इवन इस वीक के लास्ट में आपको शायद हो सकता है रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, अब बच्चों कुछ पॉइंट्स जो कट ऑफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। एक तो ये कि आज 2 एग्जाम प्रोमिनेंट तो आपके थे ही सही, आईपीएम और डीयूजेड, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना पड़ा कि मैं कौन सा एग्जाम लिखूं, जिसकी वजह से कट ऑफ डिस्टर्ब होगा। सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझना। सेकंड, कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसकी वजह से बहुत सारे लोग, अच्छे लोग, जिन लोगों का सिलेक्शन हो सकता था, वो किसी भी रीजन से शायद एग्जाम सेंटर तक नहीं गए होंगे। कुछ परसेंट तो ऐसा नंबर होगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अगर ये पूरा माहौल अच्छा होता तो शायद ये वाला केस नहीं होता। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन में ये वाली चीज थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो एक तो कोविड-19, दूसरा 2 एग्जाम एक साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को डिसाइड करना पड़ा कि कौन सा एग्जाम लिखें। तो ये दोनों बड़े रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ पर अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो कट ऑफ को ना सोचकर गुड अटेम्प्ट्स पर फोकस करें। ठीक है, और अपनी एक्यूरेसी को सोचें, यार मेरी एक्यूरेसी कितनी होगी।
ठीक है। बाकी एग्जाम हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अगले स्टेप पर जाना चाहिए। ठीक है, तो आज आपको रिलैक्स करना चाहिए और नेक्स्ट डे से फिर आपको अपनी प्रिपरेशन जो भी अगला स्टेज है उस पर आपको जाना चाहिए। जैसे आईपीएम इंदौर के लिए आपका वीडियो असेसमेंट वाला सेक्शन है। सो आई थिंक गाइस क्लियर है सबको ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन डीयूजेट की भी अपन थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि डीयूजेट के बहुत सारे रिव्यू अभी मेरे पास नहीं आए। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी डीयूजेट की स्टोरी नहीं है, बट सेक्शन वाइज कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो डीयूजेट में हुआ कि उसके जो सेक्शंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो डिस्टर्ब हो गए। ये बड़ा पार्ट है, सेक्शंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आउट ऑफ टोटल 100, ठीक है, जैसे जनरली अगर बोले तो 25 4 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, अब वैसा नहीं है, अब सेक्शंस के मार्क्स, सेक्शंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए। जैसे अभी तक मेरे पास रिपोर्ट है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो भी एक नंबर आया, आई थिंक 38-40 के अराउंड जो क्वेश्चंस थे वो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के थे, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के थे। तो एक बड़ा रोल प्ले करेगा आपका मैथमेटिक्स डीयूजेट के अंदर। ठीक है, तो डीयूजेट में सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हुआ वो ये कि सेक्शंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, सो ये बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से पूरा पेपर बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है 38-40 के आसपास नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और वहीं एलआर में लॉजिकल रीजनिंग में 33-34 के अराउंड कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। मतलब दोनों सेक्शन अगर मिला लें तो 70 के आसपास आपका जो पूरा 70 मार्क्स के आसपास का जो पूरा पेपर था वो आपके इन्हीं दोनों सेक्शंस था, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। बाकी जो रिमेनिंग 2 सेक्शंस है आपके पास वर्बल एबिलिटी एंड जीके वाला पार्ट, ठीक है, उसमें कुछ इंग्लिश के अंदर शायद 16 to 18 क्वेश्चंस के आसपास थे और जीके के 10-12 के आसपास क्वेश्चन थे। मतलब दोनों को अगर सम कर दें तो 30 क्वेश्चंस के अराउंड आपके पास जीके और वर्बल एबिलिटी का सेक्शन था। मतलब मैथमेटिक्स और एलआर अराउंड 70 क्वेश्चंस एंड जीके और वर्बल एबिलिटी 30 क्वेश्चंस के अराउंड। ठीक है, तो ज्यादा वेटेज इस बार कवर किया है मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग ने। ठीक है, जो बड़ा डिसीजन वाला फैक्टर रहेगा। ठीक है, बच्चों ने यह भी बताया था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अवेलेबल था। ठीक है, अब अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है, ठीक है, उसका लेवल ज्यादा था एज कंपेयर टू एलआर। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जैसे जनरली मॉडरेट जो लॉजिकल रीजनिंग होती है बिल्कुल वही पार्ट था, बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा डिफिकल्ट था। और एक और बड़ी बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखने को मिली कि जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट था उससे अराउंड 10 क्वेश्चंस के आसपास थे। ठीक है, और बाकी जो 10 या 12-13 के आसपास और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 20 के आसपास वो हायर मैथमेटिक्स का था। ठीक है, तो डीयूजेट में हायर मैथमेटिक्स का बड़ा पार्ट था, जिसमें चाहे अलजेब्रा की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, पीएनसी, रिलेशन, फंक्शन, ग्राफ्स, सेट्स, एपीजीपी सीरीज वाला पार्ट, सारी चीजें थी। ठीक है, तो हायर मैथ्स का ज्यादा पार्ट था डीयूजेट के मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिखने वाले हैं उन लोगों को ये वाली बात सोचना चाहिए कि हायर मैथ्स पे ज्यादा फोकस होगा डीयूजेट के अंदर। ठीक है, जबकि ये वाली चीज ज्यादा आईपीएम के अंदर नहीं दिखी आज। ठीक है, आईपीएम में जैसे कोर क्वेश्चंस जो जेई मेंस लेवल के पहले आते थे वो इस बार आईपीएम के अंदर नहीं दिखा। ठीक है, बट डीयूजेट के अंदर ये वाली चीज दिखी है। ठीक है, बाकी कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के भी जो क्वेश्चंस 10-12 के आसपास थे वो तो एज इट इज थे, चाहे वो मिक्सचर हो, ठीक है, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, सारी चीजें। ठीक है, तो हायर मैथमेटिक्स का वाला जो सेक्शन था वो ज्यादा था डीयूजेट के अंदर। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग मॉडरेट लेवल का, चाहे उसमें सीरीज के क्वेश्चन हो, मिरर इमेज के क्वेश्चन हो, या फिर कॉम्प्लेक्स एक अरेंजमेंट भी गिवन था, डेटा अरेंजमेंट वाला पार्ट, पजल वाला सेक्शन। ठीक है, सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन थे, तो मॉडरेट लेवल का जैसा एलआर होता है, एलआर में ज्यादा स्कोर होना चाहिए था डीयूजेट के अंदर। ठीक है, जिन लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग अच्छा किया होगा उन लोगों को उसका बेनिफिट दिखेगा। ठीक है, बाकी वर्बल एबिलिटी और जीके जैसा सिंपल सा था वैसा ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक ज्यादा पार्ट, ज्यादा फोकस मैथ्स पर रहा डीयूजेट के अंदर, बाकी सारी चीजें डुएबल थी। ठीक है, अब बात आएगी डीयूजेट के कट ऑफ की। ठीक है, अब बच्चों डीयूजेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलेजेस थोड़े से अलग हैं, ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। दूसरा, 2 टाइप के कोर्स हैं, चाहे वो बीएमएस हो चाहे वो बीबीए हो। सो आई थिंक टॉप 3 के लिए मेरा जो मानना है वो 70+ स्कोर होना चाहिए, 70 के आसपास या 70+। टॉप 3 बीएमएस। ठीक है, बीबीए के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा, अराउंड 60 कुछ।
ठीक है, टॉप 3 के लिए। बाकी फिर से कट ऑफ डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर कि टॉपर्स के स्कोर क्या रहे, कितने अच्छे लोगों ने उसको पेपर को लिखा, ठीक है, कितने अच्छे लोग पेपर लिखने गए कोविड-19 की सिचुएशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। हो सकता है कुछ अच्छे लोगों ने आईपीएम चूज कर लिया हो आज डीयूजेट की जगह पर, बट और कुछ भी, ठीक है। तो कहने का मतलब कट ऑफ पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। आपका एग्जाम हो चुका है, बहुत अच्छा एग्जाम आपका हुआ, ठीक है, बट इस टाइम पर अच्छे एग्जाम कंडक्ट करवाना भी एक बड़ा काम होता है बच्चों, ठीक है। जैसा आपकी दोनों बॉडी ने आपके एग्जाम को किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके साथ ये वाली चीज अच्छी हुई है। सो गाइस, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, पेपर हो गया है, अगली स्टेज को सोचना है, आगे बढ़ना है। जैसा था पेपर हो गया है, जिन लोगों का अच्छा पेपर हुआ उन लोगों के लिए कांग्रेचुलेशन, जिन लोगों का पेपर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है वो लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर बिल्कुल सोचने लगे, ठीक है। सो आई थिंक मैंने सारी चीजें जितनी मैक्सिमम आज के टाइम पर अपन डिस्कस कर सकते थे वो मैंने डिस्कस की। बाकी और भी कुछ नए रिव्यू होंगे जो धीरे धीरे लोगों से हम तक स्टूडेंट्स थे हमारे पास तक आ पाएंगे, ठीक है। तो अपन जो भी होगा आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आराम से एंजॉय करो, रेस्ट करो एक दिन, फिर अपने अगले स्टेज पर फोकस करो, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखो। अगर आपके पास कोई दूसरा एग्जाम अगर आपका बचा हुआ है तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक गाइस दिस इज फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और भी जो भी आपके पॉइंट्स हो वो आप कमेंट वाले सेक्शन के अंदर बिल्कुल पोस्ट कर देना, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं, ठीक है। और अगर किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सुपर गाइड्स का तो प्लीज उसको कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।